रेजिस्टेंट 41% कम कीमत में। और ये लगता कहाँ है? हमारे घरों में और हमारे ऑफिसेज में। एक्शन टेसा। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में पीएम मोदी लगवाएंगे टीका। पीएम के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा कोरोना का टीका। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ की बैठक। बजट तैयारी को लेकर हुई हर विभाग से चर्चा। अब तक 9 मंत्रियों से बजट पर कर चुके हैं चर्चा। वैक्सीन लगाने के बाद आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। देवास के रिटायर्ड डॉक्टर ने 16 जनवरी को लगवाई थी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन करेगी इम्यूनिटी बूस्टर का काम। और टीआई सहित 7 पुलिसकर्मियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब मामले में गलत आरोपी बनाए जाने पर एसपी ने की कार्रवाई। टीआई सहित 7 पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगेगा। पीएम के साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना का टीका लगेगा। इसके साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी सांसदों और विधायकों को भी वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण में सुरक्षा बलों के जवानों को भी टीका दिया जाएगा। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। इसी के साथ कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने का ये भी कहना था कि सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। जिसके बाद कोरोना वैक्सीन का पहला फेज 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइन कर्मचारियों को वैक्सीन लगी और अब दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगेगा। तो आपको बता दें कि देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीका लगवाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगेगा। इसके साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगेगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी सांसदों और विधायकों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। इसी चरण में सुरक्षा बलों के जवानों को भी टीका दिया जाएगा। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। इसी के साथ कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद क्यों नहीं ये टीका लगवाया है। इसके बाद कोरोना वैक्सीन का पहला फेज 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइन कर्मचारियों को ये वैक्सीन लगी थी और अब दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वैक्सीन को लगवाएंगे। तो आगे बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर बजट तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बजट तैयारियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट तैयारी को लेकर हर एक विभाग के साथ उनसे चर्चा भी उन्होंने की है। इसके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की है। सीएम भूपेश बघेल ने अब तक 9 मंत्रियों से पूरे बजट को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में बजट तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ में बैठक की है, जहां पर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी बजट तैयारियों को लेकर चर्चा की है और उनके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की है। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों से बजट को लेकर चर्चा की है।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के टाइटल को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इन दिनों खूब चुटकी ले रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी नड्डा को लेकर चुटकी ली गई है। अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर चुटकी ली है। ये नड्डा कौन है के सवाल पर सीएम ने कहा कि नड्डा के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, जो दुकानों में पीले रंग के फूल में बिकता है। पहले 5 पैसे में 2 नड्डा मिलते थे। बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में के खाने पे ये लिखा हुआ था कि फोटो को भी शेयर करके ये सवाल पूछा गया था कि नड्डा कौन है। इसके बाद आज फिर उसी पोस्ट को लेकर रीट्वीट कर उत्तर दिया गया, जिसमें लिखा है सही उत्तर, इसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नड्डा कहा जाता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के टाइटल को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने इन दिनों खूब चुटकी ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी नड्डा को लेकर चुटकी ली गई है और इसके बाद अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर चुटकी ली है। ये नड्डा कौन है के सवाल पर सीएम ने कहा कि नड्डा के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, जो दुकानों में पीले रंग में बिकता है। पहले 5 पैसे में 2 नड्डा मिलते थे। बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में के खाने में ये लिखा हुआ गया था और साथ ही उसके साथ में एक फोटो भी शेयर की गई थी, जिसमें पूछा गया था कि ये कौन है। इसके बाद आज उसी पोस्ट पर रीट्वीट किया गया है और कहा, उसमें लिखा गया है कि सही उत्तर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इसे नड्डा कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के आंदोलन पर कहा है कि धान बेचने वाले बीजेपी नेता आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नैतिकता के आधार पर आंदोलन ना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता पुरंदेश्वरी को खुश करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रभारी नेता है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि निजी मंडी में फसल बेचने से आय बढ़ेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र के कानून के पक्ष में नहीं है, इसलिए एमएसपी पर धान बेच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के नेताओं के आंदोलन पर कहा है कि धान बेचने वाले बीजेपी नेता आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नैतिकता के आधार पर आंदोलन ना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी नेता पुरंदेश्वरी को खुश करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रभारी नेता है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि निजी मंडी में फसल बेचने से आय बढ़ेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता केंद्र के कानून के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वो एमएसपी के मूल्य पर ही धान बेच रहे हैं। तो मुरैना में कांग्रेस ने किसान खाट महापंचायत का आयोजन किया है। खाट महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक कुंवारी नदी के किनारे देवरी गांव में हजारों किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ विरोध के लिए जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना जिले के जहरीली शराब से मृत लोगों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किस बात की जांच कर रही है, आरोपियों पर सरकार कार्रवाई करे। इसमें कोई छोटे लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सरकार गांव-गांव शराब की दुकानें खोलने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में राशन की दुकान खोलने में सरकार फेल हुई है। गौरतलब है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अवैध शराब के धंधे को नष्ट करने के लिए प्रदेश में छोटे ठेके देकर शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो मुरैना में कांग्रेस ने किसान खाट महापंचायत का आयोजन किया था। खाट महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक
क्वारी नदी के किनारे देवरी गांव में हजारों किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध करने के लिए जुटे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के में जहरीली शराब से मृत लोगों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है और पूर्व सीएम ने जहरीली शराब से मरे 24 लोगों की मौत को से मुलाकात की और साथ ये भी कहा है कि इनके मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कितना शर्मनाक है कि बीजेपी चुनाव के पहले शराबबंदी की बात करती थी, वो आज मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकान और शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रही है। अगर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जन विरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में भले ही लोगों को राशन नहीं मिले, लेकिन सरकार शराब जरूर उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल आयोजन वैवाहिक कार्यक्रम बंद रहे, लेकिन कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक चालू रही। पता नहीं कब नींद से जागेगी सरकार और बहन बेटियों की सुरक्षा प्रदान करने को लेकर भी कड़े कदम उठाएगी। जहरीली शराब की तरह ही बहन बेटियों से दरिंदगी की घटना पर जिम्मेदारी अधिकारियों की ही जिम्मेदारी तय हो। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कितना शर्मनाक है कि बीजेपी चुनाव से पहले तो शराबबंदी की बातें करती थी, लेकिन आज वही सरकार अब शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। ये कमलनाथ की तरफ से सरकार पर सीधे तौर पर यह बयान दिया गया है। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानों की बढ़ाने की तैयारी में सरकार है। प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और अब सरकार शराब की दुकान और शराब के व्यवसायों को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रहती है। अगर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस शराब के खिलाफ ये मोर्चा खोलेंगे और साथ ही सदन में ये मुद्दा भी उठाएंगे। तो राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ पुतला दहन किया है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर आज पुतला दहन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवता के अपमान को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने निर्माता और कलाकारों की गिरफ्तारी की भी मांग रखी है। तो राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ पुतला दहन किया है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर आज पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज पर बैन लगाने की भी बात करते हुए नारेबाजी की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने निर्माता और कलाकारों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के रिटायर्ड डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश बालिम्बे ने 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद वो इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना जांच सैंपल दिया, जिसमें रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि डॉक्टर योगेश
बालिम्बे जिला चिकित्सालय में आयोजित टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें देवास सांसद, विधायक और जिला अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ भी मौजूद था। वहीं जब इस बारे में CMHO डॉक्टर MP शर्मा से मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि टीकाकरण के बाद वो पॉजिटिव आए हैं, वैक्सीन उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। CMHO डॉक्टर MP शर्मा का कहना है कि जब वो टीकाकरण में आए थे तब भी उन्हें कोई लक्षण नहीं थे और अभी भी मेरी उनसे बात हुई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के रिटायर्ड डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश बालिम्बे ने 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद वो इंदौर पहुंचे, जहां डॉक्टर योगेश बालिम्बे जिला चिकित्सालय में आयोजित टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद देवास सांसद, विधायक और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ भी वहां पर मौजूद था। वहीं जब इस बारे में CMHO डॉक्टर MP शर्मा से मीडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि ये तो अच्छी बात है कि टीकाकरण के बाद वो पॉजिटिव पाए गए हैं, वैक्सीनेशन उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। CMHO डॉक्टर MP शर्मा का कहना है कि जब वो टीकाकरण में आए थे तब भी उन्हें कोई लक्षण कोरोना की तरफ जैसे कोई लक्षण उनमें नहीं थे और अभी भी उनसे उनकी बात हुई है, जहां वो स्वस्थ हैं। तो जिले में TI सहित 7 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने TI सहित 7 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध शराब के मामले में गलत आरोपी बनाए जाने पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने TI सहित 7 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। अब बताते चलें कि मुरैना में जहरीली शराब से 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान गंवाने के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। खरगोन में भी ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध शराब के मामले में गलत आरोपी बनाए जाने पर ठीक से जांच न करने के बाद TI सहित 7 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भोपाल में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश में युवक के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ है। मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित धर्म छिपाकर करीब 2 साल से इंजीनियरिंग की छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं आरोपी ने 9 दिन पहले छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए भी दबाव बनाया था। वहीं आरोपित की पहचान होने के बाद जब युवती ने उससे दूरी बना ली तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रायपुर में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि पिछले 15 दिनों में करीब 400 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराकर खाली करा ली गई है। रायपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि जमीन माफियों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सरकार के सख्त निर्देश के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों को कब्जे से बचाने का काम करने पर यह अभियान के तौर पर शुरू कर दिया है। रायपुर के माना इलाके में ऐसे ही कई एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। माना कैंप की गोबर खरीदी केंद्र से सटी खाली जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस जगह पर कई कच्चे घर खड़े कर दिए थे। कॉलम और बिंब के साथ पक्के मकान बनाए जा रहे थे। अब अवैध निर्माण को तोड़कर पूरी जमीन खाली करा ली गई है। बकाया उसकी फिनिशिंग भी करा दी गई है। आपको बता दें कि माना कैंप की तरह ही टेमरी क्षेत्र में भी सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। एयरपोर्ट रोड से सटे करीब 3 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफियों ने मुरूम डालकर रोड तैयार कर ली थी। अब इसे माना नगर पंचायत को नर्सरी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
साथ ही बाकी खाली पड़ी जमीन पर रेड फ्लैग और बोर्ड भी लगा दिया गया है। बीते 15 दिनों में जिले में करीब 400 एकड़ अवैध जमीन खाली कराई गई है। तो भोपाल में 17 साल की कथित दुष्कर्म पीड़िता को बुधवार को अस्पताल में मौत हो गई है। दुष्कर्म के इस मामले में एक अखबार का मालिक आरोपी है। बता दें कि इस एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किशोरी ने यहां सरकारी बालिका आश्रय गृह में नींद की गोली खा ली, जिसके बाद उसे सोमवार रात को गंभीर हालत में सरकारी हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन ने बुधवार को ही इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ID चौरसिया ने बताया है कि किशोरी को सोमवार रात को हालत उसकी गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार रात को उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पिछले साल जुलाई में स्थानीय अखबार चलाने वाले प्यारे मियां के खिलाफ 5 नाबालिग युवतियों के साथ में दुष्कर्म करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक उपेंद्र जैन ने बताया है कि जिस युवती ने सोमवार रात को नींद की गोलियां खाई है, वो इन 5 पीड़ित बालिकाओं में से एक थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़कियों को सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बालिका आश्रय गृह में रखा गया। इसमें से 2 बालिकाओं की तबीयत सोमवार रात को बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि इसमें से एक लड़की की हालत बेहद नाजुक होने पर सोमवार रात को ही उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। IG ने बताया कि घटना के बाद जिलाधिकारी ने मामले की न्यायिक जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही असली तस्वीर निकलकर सामने आएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।